बात। नमस्कार, SBN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको नजफगढ़ विधानसभा में लेकर आए हैं। गोपाल नगर वार्ड नंबर 41 में लेकर आए हैं, जहां पर संजय राठी जी से आपको मिलवाएंगे। काफ़ी समाज सेवा और आम आदमी पार्टी से जुड़े रहते हैं। लोगों के बीच काफ़ी संघर्ष में लोगों को जो भी उनको प्रॉब्लम होती है उनके बारे में काफ़ी सोचते हैं। आइए उनसे मिलवाएंगे और जानेंगे लॉकडाउन के दौरान लोगों की उनने क्या क्या सेवाएं करी। आइए उनसे मिलवाते हैं आपको। सर नमस्कार, सबसे पहले अपने परिचय बताइए। मेरा नाम संजय राठी है और मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मुझे अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने, हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री साहब ने मुझे जो है गोपाल नगर वार्ड का संगठन मंत्री भी नियुक्त किया है और मैं उनकी अनुशंसा पे, उनकी उस पर जो है बिल्कुल सफल होकर दिखाऊंगा। ये मेरी निजी इच्छा है। सर बात करी जाए आम आदमी पार्टी की, नजफगढ़ विधानसभा में काफ़ी एक क्रिमिनल एरिया के नाम से ज़्यादा फेमस है, तो आपका जो गोपाल नगर है इसमें किन किन दिक्कतों का सामना करना, कुछ बताएंगे? देखिए, क्राइम जो है ये तो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं, जो बड़े सिटी हैं, उनकी जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति रहता है, तो ऐसे जगह पर क्राइम थोड़ा सा ज़्यादा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं ये बात आपकी स्वीकार करता हूँ कि कई बार अब तो नहीं, नजफगढ़ में पहले जो है एक गैंग वार हुआ करती थी, जो कि आज नगण्य के तौर पे है। तो उस वक्त शायद ये परसेप्शन बना हो, परंतु आज के दिन नजफगढ़ एक बहुत ही शांत क्षेत्र है। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँ, जब से एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जनता ने दूसरी बार यहाँ से विधानसभा में कामयाब करके भेजा है, एडवोकेट श्री कैलाश गहलोत साहब, तब से यहाँ क्राइम ऑलमोस्ट उसका ग्राफ ज़मीन पर आ गया है क्राइम का। और ये दूसरी बार जो है, मतलब यहाँ से कैलाश गहलोत साहब हमारे मंत्री जी, जिनके कामों को देखते हुए दूसरी बार भी मंत्री बनाया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो उनके कारण अब ये नजफगढ़ क्राइम क्षेत्र नहीं, ये अब जो है डिवाइन क्षेत्र बन गया है। और यहाँ पर डेवलपमेंट, कोई आके देखेगा तो मैं गली गली लेके चलूँगा, मैं दिखाऊंगा कि पिछले 5 वर्षों में इसका कैसा नक्शा परिवर्तन हुआ है। आज ये एक डेवलप्ड क्षेत्र बन गया है। सर हमने सुना है आपके बारे में, जो आपने लॉकडाउन के दौरान लोगों की काफ़ी सेवा करी और आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस पर? देखो, मैं एक सोशियो पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं राजनीति के क्षेत्र में भी अपने आप को रखता हूँ, परंतु उससे पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता पहले हूँ। मेरा 23 वर्षों का एक सोशल जीवन मैं जो है नजफगढ़ में, पिछले वैसे तो 35 वर्षों से यहाँ मैं रह रहा हूँ, परंतु पिछले 22-23 वर्षों से मैं लगातार सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूँ। मैंने सन 92-93 के अंदर, 91 के अंदर मैंने NSUI ज्वाइन की थी 1991 के अंदर, और मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट चुना गया। उसके बाद मैं नजफगढ़ विधानसभा का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुआ। उसके बाद मैं नजफगढ़ ज़िले यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट के कार्यभार को मैंने संभाला। इस दौरान मैंने बहुत सारे चुनाव अपने विधानसभा के भी, लोकसभा के भी और वार्ड स्तर के भी मैंने चुनाव में सक्रिय रहा। इसके बाद मुझे 2 बार दिल्ली यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष पद से मुझे नवाजा गया। मैं ट्रेनर, यूथ कांग्रेस का स्टेट ट्रेनर भी रहा। इसके बाद मुझे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अंदर एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर
एक 18 लोगों की टीम श्री राहुल गांधी जी ने चुनी थी। मैं उस टीम का भी सदस्य था। मैंने उस दिल्ली में मैं एक व्यक्ति था जिसको मुझे फ़ख्र है, मुझे चुना गया और मुझे कई स्टेटों का इंचार्ज बनाया अक्ष के प्रोग्राम का राहुल गांधी जी ने। और लगातार मैं जो है मतलब राजनीतिक और सामाजिक कार्य करता रहा। ऐसा क्या हुआ राठी जी जो आपने कांग्रेस को छोड़ के एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी और आम आदमी को ज्वाइन करा? पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है और आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो मैं ये मानता हूं 98% सेम है। दोनों की सोच ये है कि मिलजुल कर पूरे समाज को, हर धर्म के व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को एक साथ लेके आगे बढ़ना है और देश को प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ाना है, जिसमें लोकहित सबसे प्रथम कार्य है। तो ये सोच कांग्रेस पार्टी की भी थी और आम आदमी पार्टी की भी थी। परंतु पिछले 5-7 सालों से मैंने अरविंद केजरीवाल साहब के जो काम करने का तरीका देखा, जिस तरीके से वो एक आम व्यक्ति जो आम आदमी है उसकी तकलीफ़ों को उनका एक सदस्य की तरह जो समझते हैं और उनका जो निवारण करते हैं, एक ज़मीनी स्तर पे जाकर, एक ग्राउंड पे जाकर तकलीफ़ को समझना और उसकी बुनियादी समस्या का बुनियादी हल निकालना, जो ये कला उनके अंदर है, उससे मैं इतना प्रेरित हुआ, इतना मैं उनके इस कार्यशैली से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में जाके कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया, परचम फहराया। मैं महाराष्ट्र में भी इंचार्ज रहा, मैं आसाम का भी इंचार्ज रहा, मैं बुंदेलखंड का भी इंचार्ज रहा। मैं विभिन्न चुनावों के अंदर जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जाके काम करता रहा। और जब मैंने पिछले वर्ष मुझे गोवा स्टेट का भी इंचार्ज बनाया गया एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर ओबीसी डिपार्टमेंट AICC की तरफ से, परंतु मेरे दिल में एक भावना आ रही थी कि मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करनी है। और आज के दिन हकीकत में अगर आम आदमी की सेवा करनी है, जन सेवा करनी है, तो उसका एकमात्र जरिया आम आदमी पार्टी है। और मैंने ये फैसला किया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का जो एक स्तर था वो पिछले 5-7 सालों में वो लगातार गिरता जा रहा है। सोच में भी गिरावट आ गई है और कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनकी एक भावना होनी चाहिए उसमें भी बिखराव आ गया है। तो इन सब कारणों से मैंने ये पिछले चुनाव में फैसला किया, विधानसभा चुनाव में, कि मैं आम आदमी पार्टी का हाथ मजबूत करूंगा, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को रोकना बहुत ज़रूरी था। अगर बीजेपी दिल्ली में फिर दोबारा से काबिज हो जाती तो यहाँ पर जो आपसी प्यार प्रेम है वो बैर में बदल जाता। तो कहीं ना कहीं अपने स्तर पे मैंने बीजेपी को रोकने के लिए ये फैसला लिया। दूसरा, पार्टी की अपनी गलती थी। नजफगढ़ क्षेत्र में 25 किलोमीटर दूर से कैंडिडेट को भेज दिया गया जिसका इस क्षेत्र में कोई वजूद नहीं था। तो ये इससे पता चलता है कांग्रेस पार्टी की सोचन शक्ति जो है समाप्त हो गई है। तो इन्हीं कारणों से और केजरीवाल साहब के प्रति पूर्ण आस्था के साथ मैंने और हमारे माननीय जो मंत्री साहब हैं कैलाश गहलोत जी, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनकी बड़ी खूबी है कि वो कभी किसी क्षेत्रीय उसमें नहीं घुसते, किसी तरीके की मतलब खींचतान में। उस व्यक्ति का मकसद सिर्फ काम है
उसको काम से मतलब है। और वो पूरी दिल्ली में आप देख रहे होंगे कि वास्तव में कैलाश गहलोत जी का काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से उनका दिखाई दे रहा है काम। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया कोई जगह और स्थान नहीं हो सकता जिससे कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकूं। राठी जी, बात करी जाए अभी फ़िलहाल ही में 1-2 दिन पहले आम आदमी के निगम पार्षद जी हैं, उन्हें विपक्ष के जो हैं बीजेपी के कोई विपक्षी नेता आते हैं उनके ऑफिस में जाके धमकी देते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक गुंडागर्दी पे उतर गई बीजेपी। आप कभी भी देख लेना, ये जो बीजेपी है इनकी जड़ें आरएसएस और बहुत ही सिंकुर्ण मानसिकता के लोग हैं। इनकी सोच धर्म सिद्धांतित है, समाज सिद्धांतित सोच नहीं है, धर्म सिद्धांतित सोच है। जिन लोगों ने, आप समझ सकते हो, देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाहियां दी हों, हमारे जिस व्यक्ति को महात्मा गांधी के नाम से पूरा विश्व जानता है, हिंदुस्तान इस दुनिया के सैकड़ों देशों के अंदर मुख्य स्थानों पर उनकी जो है मूर्ति उन देशों ने लगा रखी है। ऐसे व्यक्ति की हत्या उसी मानसिकता के व्यक्ति ने और उसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति ने की। इससे पता चल सकता है कि ये समाज को बांटने का काम करते हैं। और वही जो बेसिक, जो इनके अंदर जो इंस्टिंक्ट है, जो इनकी जड़ों के अंदर जो इनकी सच्चाई है, वो इनके कामों में नजर आती है। मैं आपसे शर्त लगा के एक बात करना चाहता हूं। एक बीजेपी के वर्कर को आप खड़ा कर दीजिए और एक आम आदमी पार्टी के वर्कर को खड़ा कर दीजिए, और मैं तो ये भी कहता हूं कांग्रेस के वर्कर को भी आप खड़ा कीजिए। आप तीनों के व्यवहार में डिबेट करवाइए, तीनों के व्यवहार में, तीनों की बातचीत में आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। उसी डिबेट में बीजेपी का जो या आरएसएस का जो आपका डिबेटर होगा, वो इतना एग्रेसिव मोड में, इतना नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि इस सोच के साथ सबको ख़त्म करने और विनाश करने की मतलब एकदम आग लेके, परंतु एक आम आदमी का जो डिबेटर होगा या वर्कर होगा, आप देखोगे वो शांत स्वभाव का होगा। वो जो है लोगों की तकलीफ़ पर ज़्यादा तवज्जो देगा, ना कि वो धर्म पर, जाति पर, बरादरी पर, वो इन पे बात नहीं करेगा। वो करेगा लोगों की ज़रूरत पे बात, लोगों के जीवन को अच्छा बनाने की सोच पर बात करेगा। ये एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की खूबी है। और वो तो जिन लोगों की जड़ें इस तरीके से बनी हुई हों, जो कि खून खराबे की राजनीति से उठ के यहाँ तक आए हों, और देश के अंदर पिछले 6 सालों में खून खराबे का और बहका माहौल और समाज को फाड़ने का काम जिन लोगों ने किया है, उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। और जहाँ तक आपने 2 दिन पहले वाले किस्से की बात मैं आपको बता दूं, ये एक कुंठा है, एक दर्द है जो इनका निकल के आ रहा है। दर्द क्या है? बीजेपी को, बीजेपी में बैठी हुई, सत्ता में बैठी हुई इस पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनको एक आभास हो चुका है कि आने वाले एमसीडी चुनाव आप बुरी तरह हार रहे हैं। इसीलिए अब वो अपनी भाषा मर्यादा त्याग कर अपने ओरिजिनल जो इनका सिस्टम है, लोगों को धमकाना, लोगों को डराना, धर्म के नाम के पे बांटना, हिंदू मुस्लिम करना, पाकिस्तान हिंदुस्तान करना, ये सब काम अब चालू करेंगे। ये रानी जी, बात करी जाए अभी जो एमसीडी के जो अधिकारी हैं, जीआई लोग जो
एरिया में मकान वगैरह बनते हैं तो वो शुरू में तो देखते नहीं है मकान बन रहे हैं, जब उसका कंप्लीट मकान हो जाता है तो जेई जाता है और उनसे फिरौती की मांग करते हैं कि आपका जो ईगल तरीके से मकान बन रहा है, अगर वो नहीं देता है तो उनका लेंटर कटवा देते हैं। एक ये चिंता का विषय बन गया है, इस पर कहना चाहेंगे? हो सकता है दिल्ली में ये कितना हो रहा है मैं नहीं जानता, परंतु मैं अपने इस गोपाल नगर वार्ड की बात बता दूं। एमसीडी के नाक के नीचे और एमसीडी में बैठे हुए नेताओं की शय पर इस गोपाल नगर वार्ड के अंदर कई जगह इल्लीगल अनऑथराइज कटिंग पिछले 5 साल से चल रही है। गरीब व्यक्ति जो अपना पेट काटकर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करता है, वो जो है इस चुंगल में फंस जाता है। उसको नहीं पता कि ये ज़मीन लेना आपके लिए ठीक है या नहीं है, परंतु एमसीडी में भ्रष्टाचार का आलम इतना ज़्यादा हो चुका है कि शुरू में तो वो लोग डील करके अफसर मतलब प्लॉटिंग करवा देते हैं, और बाद में जब एडमिनिस्ट्रेशन का डंडा चलता है तो मारा कौन जाता है? ना तो एमसीडी के बीजेपी के नेता को कोई नुकसान होता, ना इसमें बैठे हुए अफसरों और कर्मचारियों को कोई नुकसान होता है। आखिर में नुकसान होता है फिर आके उसी आम आदमी का, जिसकी लड़ाई अरविंद केजरीवाल साहब लड़ रहे हैं। बस राठी जी बात करिए, युवा जो है, युवा एक नशे की लत में ज़्यादा बढ़ रहा है। आप एक सीनियर एक आम आदमी के कार्यकर्ता हैं, तो युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मित्र, इस बारे में मैं छोटी सी मिसाल आपको पेश कर दूं। आज के दिन हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कोरोना रूपी बीमारी फैल रही है। ये आंकड़े बताते हैं, जिस व्यक्ति ने नशे का सेवन कर रखा है, जिसने सिगरेट, स्मोकिंग, हुक्का, तंबाकू इनका सेवन कर रखा है, उनके फेफड़े कमजोर हो गए। और अगर इस बीमारी में मौतें हो रही हैं तो तकरीबन उन लोगों की हो रही हैं या तो जो कैंसर पीड़ित हैं, या जिनके फेफड़े नशे ने खराब कर दिए हैं, या जिनके शरीर की ताकत नशा कर कर क्षीण हो चुकी है, उन लोगों की मृत्यु सबसे ज़्यादा हो रही है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि नशा वास्तव में शरीर का नुकसान तो है ही, अपने परिवार का, अपने धन का, भविष्य का, हर चीज़ का नुकसान है। तो मैं तो युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि नशे को बिल्कुल त्यागना है और हर व्यक्ति को ये काम अपने घर से शुरू करना है। हम दूसरे से चाहते हैं कि दूसरा नशा छोड़ दे, भैया सबसे पहले खुद छोड़िए, ठीक है? खुद छोड़ने के बाद अपने परिवार के अंदर अपने बच्चों को, अपने बराबर के भाई बहनों को ये शिक्षा दो। और शिक्षा से बात भी नहीं बनती, आपको वो माहौल पैदा करना है अपने परिवार के अंदर जिससे कि नशे की तरफ बच्चे ना जाएं। और उसका एक ही तरीका है, लोग बाग ये तो कह देते हैं कि भाई नशा बुरी चीज़ है, इससे बचना चाहिए। अरे भाई तरीका भी तो बताओगे बचने का। भाई बच्चों को क्रिएटिव काम करने के मौके दो, उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करो, उनके जो गुणों के हिसाब से उनको काम मुहैया कराओ, उनको समय पर रोजगार दो, ठीक है? जब व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा तो नशे की तरफ जाएगा ही नहीं। समस्या ये है, हम लोग आजकल जो देश में जो ये सिस्टम चल रहा है ना राजपूत जी, जो ये सिस्टम चल रहा है, इसमें युवाओं को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। और ये सरकार खुद चाहती है, क्योंकि नौकरी ये दे नहीं पा रही। मोदी साहब ने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी ली, 2 करोड़, 6 साल में 12 करोड़। अरे भैया 12 करोड़ नौकरी तो देनी आपके बस की थी नहीं, उल्टा अन्य बहानों से, अन्य कारणों से 12 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां आपने छीन और ली लोगों की। अब एक बात बताओ, जब लोगों के पास नौकरी नहीं रहेगी, उनका मानसिक संतुलन खराब होगा, तो वो सामाजिक असंतुलन पैदा करेंगे।
ये पेट की आग तो बुझेगी नहीं, वो तो रोटी से बुझनी है। और रोटी अगर काम करके नहीं मिलेगी तो फिर बदनाम करके मिलेगी और बुरा काम करके मिलेगी। रोटी तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाज का इससे गिरावट आ रही है। और मैं तो गुजारिश करना चाहता हूँ आपके इस SBN न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आज मोदी जी हाथ जुड़वा लो, देश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपने वादे को कृपया करके पूरा करो। 2 करोड़ पर वर्ष नहीं तो कम से कम 1 करोड़ पर वर्ष की नौकरियों का मौका दो, लोगों को रोजी रोटी का साधन बनाओ, वरना ये हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, ये नशे की तरफ धकेली जाएगी, ये गलत कामों में, असामाजिक कामों में उतर जाएगी। तो इनको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है मोदी जी। अपनी जिम्मेदारी को और अपने वचन को पूरा करो, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा, हमने संजय राठी जी से आपको मिलवाया, ऐसे ही आपको और लोगों एरिया के जो फेमस हैं नेता, अभिनेता से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए SBN न्यूज़।